हमारी आज की क्लास है भारत के पड़ोसी राज्य की तीसरी क्लास है आज। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार से सबसे पहले तो लोकेशन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि म्यांमार की लोकेशन क्या है। आपको जो ये ग्रीन कलर से जो दूसरा कलर जो चमक रहा है ये आपका बेसिकली म्यांमार है। ठीक। ये देखिए जो पूरा ये जो एरिया है ये म्यांमार है। और म्यांमार की अगर लोकेशन की बात करेंगे तो ये भारत के कौन सी दिशा में है? भारत की पूर्व दिशा में है। ठीक है, कौन सी दिशा में है? भारत की पूर्व दिशा में है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे म्यांमार के बारे में, तो म्यांमार से एक क्वेश्चन आता है कि म्यांमार का जो पुराना नाम है वो क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम है, इसको स्वर्ण भूमि कहा जाता है। स्वर्ण भूमि कहा जाता है। कई जगह इसको स्वर्ण पैगोड़ा भी कहा गया है। स्वर्ण पैगोड़ा भी इसका जो है आपको नाम मिल जाएगा। इसके अलावा जो म्यांमार का एक तो नाम हो गया स्वर्ण भूमि, दूसरा हो गया स्वर्ण पैगोड़ा। इसके अलावा एक और पुराना नाम है इसका, जिसका नाम है वर्मा। वर्मा भी इसका क्या है? पुराना नाम था। ठीक है, बर्मा भी इसी का क्या था? पुराना नाम था। बर्मा से पहले क्या था? स्वर्ण भूमि या स्वर्ण पैगोड़ा ये। और इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये जो है भारत से क्या हुआ था? भारत से अलग हुआ था। क्या हुआ था? भारत से अलग हुआ था। इसके अलावा दूसरी बात करें तो यहाँ ये बात भी हो सकती है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ये अलग हुआ था और 1937 में इसे अलग राष्ट्र का क्या मिल गया था? अलग राष्ट्र का दर्जा जो है मिल गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था? स्वर्ण भूमि। और दूसरा नाम क्या था इसका? स्वर्ण पैगोड़ा। इसके अलावा दूसरा नाम क्या है? एक बर्मा। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये अलग हुआ, घोषणा हुई और 1937 में इसे अलग राष्ट्र का क्या मिला? दर्जा मिला। ठीक है, अगर ये पूछा जाए ये भारत की कौन सी दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है, क्योंकि ये वाली जो दिशा है भारत की कौन सी है? ये है भारत की पूर्व दिशा। ठीक है, अब हमने ये वाली चीज़ तो पढ़ ही ली। इसका पुराना नाम क्या हो गया? ये तो हो गया बर्मा। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि म्यांमार और जो भारत है इसकी जो सीमा की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक जो सीमा है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की अगर देखेंगे तो ये पूरा एरिया है और इसकी लंबाई के बारे में पूछ रहा है ये। तो इसकी लंबाई की अगर बात करेंगे तो इसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 1643 किलोमीटर। सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा भारत और म्यांमार के बीच अगर देखा जाए तो एक दिफू दर्रा है। दिफू दर्रा जो है वो क्या है? विवादित है। इससे एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ये म्यांमार है इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो दिफू दर्रा है, एक्चुअल में दिफू दर्रा एक ट्राई पॉइंट है। ये जो दिफू दर्रा है यहाँ पर आएगा, ये एक क्या है? ये एक त्रिबिंदु है। दिफू दर्रा जो है वो क्या है? दिफू दर्रा एक त्रिबिंदु है। त्रिबिंदु किस किस के बीच? इधर तो हो गया आपका भारत, इधर आपका क्या हो गया? इधर हो गया आपका चीन। तो ये क्या है? त्रिबिंदु है। त्रिबिंदु एक हो गया, इधर हो गया म्यांमार और इधर हो गया चीन और इधर हो गया भारत। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा विवादित इसलिए है क्योंकि ये भारत और चीन और म्यांमार के आसपास जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यहाँ एक दूसरे के यहाँ जाने का ये क्या है? रास्ता है। चीन बार बार म्यांमार को भड़काता रहता है कि इस हिस्से पर क्या कर लो, आप कब्जा कर लो, और चीन चाहेगा कि ये जो भारत का 7 सिस्टर वाला जो एरिया है इस पर क्या करे? वो पूरी नज़र गड़ाए रखता है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या करता है? वो ज़्यादा तवज्जो देता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये क्या है आपका? भारत और म्यांमार के बीच, ना कि चीन मत कहना, भारत और म्यांमार के बीच जो है ये क्या है? भारत और म्यांमार के बीच ये दर्रा जो है क्या है? विवादित है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। भारत और म्यांमार के बीच क्या है? विवादित है। मांडले जेल से एक तो क्वेश्चन और बन जाता है
यहाँ पर एक शहर है रंगून। रंगून शहर में एक जेल है मांडले जेल। मांडले जेल से 2-3 क्वेश्चन इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएंगे कि एक तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को, किसको, बहादुर शाह जफर, और जफर द्वितीय था, इसको पकड़कर जो है क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया। और मांडले जेल में बहादुर शाह जफर की जो है वो क्या हुई, मृत्यु हुई। तो 2 क्वेश्चन ध्यान रखना। एक तो क्वेश्चन ये कि 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो क्या कहोगे, बहादुर शाह जफर सेकंड। अगर ये पूछा जाए कि ऐसा एकमात्र भारत का शासक बताइए जो भारत से बाहर जिसकी क्या हुई हो, मृत्यु हुई हो, तो क्या कहोगे, उसका नाम क्या है, बहादुर शाह जफर। और वो कौन सी जेल में, मांडले जेल में। इसके अलावा मांडले जेल में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम क्या है, गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक को जब जेल हुई थी तो उन्होंने जेल में क्या किया था, गीता जो है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसका, गीता का क्या किया था, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और उसके आधार पे एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, गीता रहस्य। समझ में आ गई होगी बात, कौन सी किताब लिखी थी, गीता रहस्य नामक किताब लिखी थी। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट है, कबाब घाटी से क्वेश्चन आता है कि कबाब घाटी कहाँ है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये म्यांमार की प्रसिद्ध घाटी है। क्या है, म्यांमार की क्या है, एक म्यांमार की प्रसिद्ध घाटी है। ठीक है, म्यांमार की क्या है, ये म्यांमार की एक प्रसिद्ध घाटी है। कौन सी घाटी, कबाब घाटी। समझ में आ गई बात, कबाब घाटी कहाँ है, तो क्या कहोगे, कबाब घाटी जो है म्यांमार में है और ये प्रसिद्ध घाटी है। ठीक, इससे अगला क्वेश्चन क्या आएगा, अगला क्वेश्चन ये और आएगा कि लैंडफॉल द्वीप, ठीक है, कौन सा, लैंडफॉल द्वीप कहाँ पर है, तो लैंडफॉल द्वीप भी म्यांमार में है। ठीक है, म्यांमार में है। ये एक ऐसा एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलानी, मतलब ये कह सकते हैं कि एक उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मजबूती देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जो है घूमने जाते हैं, तो वहाँ यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं उनका जो व्यवसाय पूरी तरीके से टिका हुआ है, तो वो लैंडफॉल द्वीप से टिका हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि लैंडफॉल द्वीप जो है वो कहाँ है, म्यांमार में है। ठीक, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन ये और बनता है कि जो ये आज़ाद हुआ है ये कब हुआ, 1948 में। 1948 में क्या हुआ था, ये पूर्ण रूप से क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था ये। ठीक है, क्या हुआ था ये, पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था। देखो मैंने लास्ट वाली क्लास में क्या बताया था, भारत शासन 1935 से इसको ये बोला गया कि इसको अलग क्या बनाएंगे, इसको अलग राष्ट्र बनाएंगे। बट इसको राष्ट्र जो घोषित किया गया 1937 में किया गया, बट इसको आज़ाद जो किया गया, पूर्ण रूप से आज़ाद जो किया गया, वो किया गया 1948 में। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे अभी तक। इसके बाद अगले और क्या क्वेश्चन बनेंगे, अगले क्वेश्चन ये और बनेंगे कि भारत के कौन कौन से जो राज्य हैं जो 1643 किलोमीटर की जो सीमा बनाते हैं, तो वो कौन कौन से राज्य हैं जो इससे सीमा बना रहे हैं। देखो लास्ट अभी हमने जो बात की थी वो इस तरीके से इससे क्या कर रहे हैं, सीमा बना रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये आपका म्यांमार है। तो यहाँ एक स्टेट है जिसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है इसका, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा ये है आपका नागालैंड, ये है आपका मणिपुर, और ये है आपका मिजोरम। क्या नाम है इसका, मिजोरम। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, ये जो हैं ये सीमा बनाते हैं। अब इसी से क्वेश्चन और आता है कि यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा बनाता है वो कौन, तो अरुणाचल प्रदेश इससे क्या बनाता है, इससे सर्वाधिक सीमा बनाता है। क्या बनाता है, इससे सर्वाधिक सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की, तो आप बताना कि सर ये 520 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा, इस 1643 में से 520 किलोमीटर लंबी रेखा जो है वो केवल कहाँ है, वो केवल इसी से जुड़ी हुई है, किससे, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे कम जो सीमा रेखा बनाता है वो कौन? तो नागालैंड क्या करता है, नागालैंड सबसे कम सीमा बनाता है, सबसे कम क्या बनाता है, ये सीमा बनाता है। और मिजोरम की अगर बात करेंगे तो मिजोरम आपका दो राज्यों से, दो देशों से सीमा बनाता है। एक तो बनाता है किससे, बांग्लादेश से, ठीक है, एक किससे बना रहा है, एक बना रहा है बांग्लादेश से और दूसरा किससे बना रहा है, दूसरा बना रहा है म्यांमार से, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। दोबारा बता दे रहा हूँ आपको कि भारत के 4 राज्य, कितने राज्य, 4 राज्य, भारत के 4 राज्य क्या करते हैं, म्यांमार से सीमा बनाते हैं। कितने, 4 राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम। सबसे ज़्यादा जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, सबसे ज़्यादा जो बना रहा है सीमा रेखा वो बना रहा है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, नागालैंड। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब इसी से एक दो क्वेश्चन ये और बन जाएगा कि जो सीमा बनती है वो कौन कौन से जो राज्य हैं वो किस किस चीज़ से बना रहे हैं, ठीक है। चलो इस बात को और लेकर चलते हैं आगे। इसमें जो ये जो राज्य लिखे हुए हैं तो इन राज्यों में आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से जो राज्य हैं जो ये इससे किस तरह की सीमा बना रहे हैं। देखो यहाँ अगर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, आपका एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, पटकई ब्रूम। क्या नाम है, पटकई ब्रूम पर्वत है। क्या नाम है इसका, पटकई ब्रूम पर्वत। इसके बाद ये वाला जो है यहाँ बनाता है नागा हिल, नागा हिल। मणिपुर में है आपका मणिपुर हिल, मणिपुर हिल। और अगर ये आ जाए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है मिजो हिल। क्या नाम है इसका, मिजो हिल। मिजो हिल को एक नाम और दिया जाएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम लुसाई हिल और है। क्या नाम है इसका, लुसाई हिल। क्लियर है बात, लुसाई हिल। अब तुम्हें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन छाटने हैं, जैसे 2 तरह के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि पटकई ब्रूम जो पर्वत है, पटकई ब्रूम पर्वत कौन से राज्य में है, तो आंसर क्या आएगा, पटकई ब्रूम पर्वत कहाँ है बताओ, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन क्या बना, तो यहाँ हमने बात कर ली। इसमें तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा तो आप बता दोगे कि यहाँ जो है आपकी जो क्या कह रहे हैं हम अरुणाचल प्रदेश की जो लुसाई हिल है वो किन 2 देशों के बीच है, तो भारत के, और भारत के साथ साथ किसके, म्यांमार के, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ से ये आपका हो गया जो है ये हो गया नागा, और ये हो गया मणिपुर, और ये हो गया आपका मिजोरम। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन ये और आता है कि लुसाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल और मिजोरम मिजो हिल, इनका जो उत्तर से दक्षिण तक का जो क्रोनोलॉजी वाला जो क्रम है वो बता दो। तो क्या करोगे आप, एल से तो कर लेना लुसाई, एन से क्या कर लेना नागा, एम से क्या कर लेना मणिपुर, और एम इसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा आपका एल, ये हो जाएगा आपका जिसको कह देंगे पटकई ब्रूम, सॉरी ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये तो हो जाएगा पटकई ब्रूम, ठीक है। ये वाला जो हो जाएगा ये तो हो जाएगा आपका पटकई ब्रूम। ये हो गया नागा हिल, ये हो गया मिजो हिल, और ये हो गया आपका लुसाई हिल। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं PNML। PNML जो है ये क्या है, भारत और म्यांमार की जो सीमा रेखा पर जो पर्वत है उनका जो है ये शॉर्ट रूप है, ठीक। इसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि एक नदी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कालादान नदी। कालादान नदी, ध्यान रखना कौन सी नदी, कालादान नदी। कालादान नदी की अगर बात करेंगे तो कालादान नदी किन 2 देशों के बीच है, तो आप बता देना कि भारत और किसके बीच है, भारत के साथ साथ ये म्यांमार के साथ है, भारत और म्यांमार के साथ है, ठीक है। किस किस के बीच है, भारत के और म्यांमार के साथ है। कालादान नदी से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कालादान नदी का दूसरा नाम क्या है, तो इसको छिमतीपुई नदी भी कहा जाएगा। क्या, इसको छिमतीपुई, छिमतीपुई नदी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको छिमतीपुई नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, इसको छिमतीपुई नदी भी कहा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो है आपको ये वाला जो पूरा दिखाई दे रहा होगा ये क्या है आपका, ये है आपका म्यांमार।
अब मैंने ये वाले तो बता दिए कि भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम भारत से सीमा बनाते हैं। पर अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि म्यांमार के कौन कौन से राज्य भारत से सीमा बनाते हैं। तो देखो ध्यान से देखना इसको। तो यहाँ आपको एक ये मिल रहा होगा जिसका नाम है सिंजियांग प्रांत। क्या नाम है इसका? सिंजियांग, शिंगयांगिंग आ रहा है, सिंजियांग कहा जाएगा इसको। इसके बाद ये है आपका क्या? चिन। क्या नाम है इसका? चिन। और इसके बाद ये वाला जो स्टेट है इसका नाम क्या है? रखाइन राज्य। क्या नाम है इसका? रखाइन राज्य। ये जो 3 स्टेट हैं ये क्या करते हैं? ये आपके भारत से सीमा बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन और बनता है, जो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है हकाका बोरोजी। क्या नाम है इसका? हकाका बोरोजी। हकाका तो लिखा हुआ है ये। हकाका बोरोजी जो है ये क्या है? चिन राज्य में है और म्यांमार की क्या है? ये सबसे ऊंची चोटी है। क्या है ये? सबसे ऊंची चोटी है हकाका बोरोजी। इसके बाद अगला 1-2 क्वेश्चन और क्या बन सकता है? इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन ये और बन सकता है इससे, जो रखाइन राज्य है इसको आगे चलकर चर्चा में लाएंगे कि रखाइन राज्य जो है बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है रोहिंग्या मुस्लिमों की वजह से। किसकी वजह से? रोहिंग्या मुस्लिमों की वजह से ये रहा है। और ये जो है आपका, जिसको कच्छिन एरिया भी, सांग्यान प्रांत जो है, जो आपका सांग्यान जो प्रांत है, ये सांग्यान प्रांत इसका सबसे ज़्यादा मतलब कृषि योग्य वाला कह सकते हैं, वो एरिया इसके अंतर्गत आएगा। सांग्यान में क्या होगी? सबसे ज़्यादा कृषि होगी। ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में हम जो करेंगे, चर्चा करेंगे कि रखाइन राज्य जो है वो चर्चाओं में क्यों है। ठीक है। रखाइन राज्य की अगर बात करें तो रखाइन राज्य जो है ये भारत और किसके बीच है? भारत और भारत और किसके? म्यांमार के बीच हो गया। रखाइन राज्य जो है ये एक ट्रांजिशन जोन की तरह है। किसकी जोन की तरह है? रखाइन राज्य एक ट्रांजिशन जोन की तरह है ये। तो इस ट्रांजिशन जोन में आपको 2 चीज़ें देखनी हैं कि ये किस किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक तो ये है कि यहाँ रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रोहिंग्या मुस्लिम क्यों हैं, या रोहिंग्या मुस्लिम जो है ये इस रखाइन राज्य को लेकर इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं। दरअसल इसके इतिहास की तरफ को जाएं तो युद्ध में जीतने के बाद बांग्लादेश से मुसलमान मजदूरों को अराकान लाना शुरू कर दिया था, और धीरे धीरे उन्हें मुस्लिम मजदूरी की धीरे धीरे उन्हें रखाइन राज्य में रखा। रखाइन राज्य में रहे वो। और उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम मजदूरों की धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई और वो सारे के सारे रखाइन राज्य में आकर बस गए। तो इस मुस्लिम आबादी को रोहिंग्या कहा गया। तो म्यांमार वाले जो हैं वो सारे के सारे यही बोलते हैं कि ये जो हैं ये म्यांमार के नहीं है, बांग्लादेशी हैं, उनको अपना देश वाला ये नहीं मानते। तो इसी को लेकर 2017 में बहुत ज़्यादा नरसंहार हुए थे कि रोहिंग्या इस्लाम को मानने वाले जो स्टेटलेस जातीय समूह हैं, रोहिंग्या म्यांमार रखाइन प्रांत में आते हैं। 1982 में म्यांमार ने रोहिंग्या को नागरिकता से क्या कर दिया था? वंचित कर। 82 तक तो ये अपने देश में नागरिकता दे रहे थे, उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया था? नागरिकता से इनको वंचित कर दिया था। तब से बौद्ध बाहुल म्यांमार रोहिंग्या का मतलब बौद्ध बाहुल म्यांमार का मतलब ये है कि म्यांमार में बौद्ध ज़्यादा हैं, तो वो क्या हैं? उनको निकालने का, अपने देश से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। 2017 में ये घटना बढ़ती चली गई और इतनी बढ़ी कि 2017 में रोहिंग्याओं को खाने पीने की सब चीज़ों से क्या कर दिया? उनको देना बंद कर दिया वहाँ से। तो धीरे धीरे वो वहाँ से पलायन करने लगे और वो भारत के साथ साथ क्या बांग्लादेश में आए। अब ये करंट का मुद्दा जो है ये बन गया। अब ये करंट का मुद्दा ये इसलिए बन गया कि यहाँ पर जो भारत और बांग्लादेश में ये रह रहे हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि अभी हाल ही में हरियाणा के नूंह में क्या हुआ है कि एक घटना घटी है। हरियाणा के कहाँ? हरियाणा के नूंह में एक घटना घटी है। तो वहाँ पर बहुत सारे क्या हुआ है कि ये जो रोहिंग्या मुस्लिम है वो पकड़े गए हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना कि रोहिंग्या वापस जो है वो चर्चाओं में है, तो ध्यान
से क्वेश्चन आ भी सकता है कि रोहिंग्या मुस्लिम मूल रूप से कहाँ के हैं। अगला पॉइंट जो बनाते हैं वो ये बनाते हैं कि एक बंदरगाह है सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है तो आप ये कहोगे कि म्यांमार के कौन से राज्य में, अकारान राज्य में है और कालादान नदी के मुहाने पर है। कहाँ पर है? कालादान नदी के मुहाने पर है। ये जो नदी है ये इधर ये कालादान नदी है और मुहाना उस एरिया को कहा जाता है कि वो भाग जहाँ नदी क्या करती है समुद्र में आकर मिलती है उसको कहा जाएगा मुहाना। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से ये भारत से नदी निकल रही है, ठीक है, और ये म्यांमार को होते हुए ये जो है कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। तो यहाँ सितवे बंदरगाह का भारत जो है वो क्या कर रहा है, भारत विकास कर रहा है। अब इसके विकास का और क्या कारण है कि दरअसल यहाँ भारत का ये वाला जो एरिया है ना, भारत का जो ये वाला एरिया है जिसको कहा जाता है चिकन नेक, क्या कहा जाता है इसको, चिकन नेक। तो इस चिकन नेक की सुरक्षा के लिए, चिकन नेक की सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है भारत कि इसकी सुरक्षा के लिए एक नया विकल्प ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? इसका एक नया वैकल्पिक मार्ग ढूंढ रहा है कि अगर हम इस वैकल्पिक मार्ग को तैयार कर लेंगे तो भविष्य में अगर कभी कोई ना हो, कोई दिक्कत आ जाए, मान लो चाइना ने इधर से आक्रमण कर दिया, हमें इधर से कब्जा कर जमा लिया इस एरिया पे, तो हम क्या करेंगे कि इस वाले मार्ग से हम इस पे अपना संपर्क बना सकते हैं। तो इस का जो दूसरा मार्ग है इसको विकसित करने के उद्देश्य से क्या किया जा रहा है, इसको जो है ज़्यादा भारत इस पर नज़र गड़ाए हुए है, ठीक है। 2021 में ये क्या है, प्रारंभ हो भी गया था। अगर देखा जाए तो ये क्या होगा कि जो कोलकाता है, ये कोलकाता वाला जो एरिया है, ठीक है, इस कोलकाता से और यहाँ तक की जो दूरी है वो 539 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है? 539 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ देखा जाए कि सितवे से पलेखा की दूरी, सितवे जो बंदरगाह है इससे पलेखा की दूरी जो है वो 158 किलोमीटर है और पलेखा से मिजोरम की दूरी 129 किलोमीटर है। पलेखा से, यहाँ से पलेखा से मिजोरम की जो दूरी है वो 129 किलोमीटर है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ इस रास्ते से जब हम मिजोरम जाएंगे तो यहाँ बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा, यहाँ तक हम सारी चीज़ें पहुँचा नहीं पा रहे। तो कोशिश ये है कि इस वाले रास्ते से मिजोरम में जो सारी चीज़ें हैं हम क्या करें, धीरे धीरे पहुँचा दें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आसानी से हम यहाँ पहुँच भी जाएंगे। और जो कई बार कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि यहाँ सारी चीज़ें हम सरकार की नहीं पहुँचवा पाते, तो यहाँ विद्रोह की भावना जैसी हो जाती है, तो वो भी जो है हट जाएगी। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो सितवे बंदरगाह से क्वेश्चन ये आएगा कि भारत सितवे बंदरगाह का विकास कौन से देश में कर रहा है, तो क्या कहोगे, भारत सितवे बंदरगाह का विकास म्यांमार में क्या है, कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि म्यांमार से करंट के जो 2-4 क्वेश्चन बनेंगे उसको और देख लेते हैं। म्यांमार की राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी जो है इसकी वो है नैपियादा। और अगर इसकी मुद्रा की बात करें, मुद्रा क्या है, तो इसकी म्यांमारी क्यात या म्यांमार क्यात कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, म्यांमार की जो क्यात है वो इसकी क्या है, मुद्रा है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे इसका, तो राजकीय पक्षी जो है बर्मीज मोर है और राजकीय पशु जो है वो क्या है, बाघ है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ म्यांमार के जो पीएम हैं वो म्यांमार सेना के वरिष्ठ जनरल मिंग आन ह्वाइंग हैं। दरअसल हुआ क्या था कि 2017 से यहाँ जो है दिक्कत चल रही है। तो 2017 से जो दिक्कत चल रही हैं उन दिक्कतों को दूर करने के लिए यहाँ के जनरल ने क्या किया, अपने आप को यहाँ का क्या कर दिया, अपने यहाँ का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। ठीक है, उसका कारण ये भी रहा है कि एक बहुत फेमस महिला है, देखो ये दिखाई दे रही हैं होंगी आपको, इनका नाम है आंग सान सू की। नाम क्या है इनका, आंग सान सू की। आंग सान सू की जो है ये, इन्होंने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। तो अभी मैंने रखाइन राज्य वाला मुद्दा आपको बताया ही था, तो उस रखाइन राज्य से इनको जो है थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो वहाँ जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं और वहाँ की जो सरकार गिर गई है,
तो उसको लोकतंत्र को बचाने के लिए वहाँ के जो म्यांमार के जो सेना प्रमुख थे मिन आंग ह्वाइंग, उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री क्या कर दिया, घोषित कर दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगी या तो नेपाल से रिलेटेड या फिर होगी पाकिस्तान से रिलेटेड।